टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ये दो डिफरेंट है, लेकिन अक्सर कंपनीज इन दोनों में से कोई एक ही बनाती है। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में हम ये बताते हैं कि पूरे साल के दौरान कंपनी की इक्विटी या स्टॉक में क्या चेंजेस आई हैं, किसने सेल किया, किसने परचेज किया शेयर्स, कंपनी के कब ज्यादा सेल हुए, किसी ने रिटर्न किए या नहीं किए। तो पूरे साल के दौरान एक कंपनी के शेयर्स में जो चेंजेस आती हैं उनको स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में शो किया जाता है। अब जैसे हम लोगों ने क्लास में एक प्रैक्टिस की थी जहां हमने शेयर्स ट्रेड किए थे कि कंपनी अपने शेयर्स सेल कर रही है और वो आगे फर्दर ट्रेड हो रहे हैं। तो जब जब कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होगी उस टाइम जो भी चेंजेस आएंगी वो सारी की सारी स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में लिखी हुई होती है। लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है, ये सारी कंपनीज जो हैं वो डेवलप नहीं करती। कुछ कंपनीज जो हैं वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी बनाती हैं। अब जो हमारे पास नेस्ले की एग्जाम्पल थी उसमें तो शायद स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी बनी हुई थी, लेकिन वो इस टाइम मेरे पास लोड हुई हुई नहीं है। मैं देखती हूँ कोई और मेरे पास अगर पड़ी है। ये नेस्ले की सर्च कर लेती हूँ, 2 मिनट दे, मैं नेस्ले की सर्च करती हूँ। वन सेकेंड। फिलहाल नहीं मिल रही, लेकिन मैं आपको उसको बाद में ढूंढ के सर्च कर दूंगी, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं कोई और काम बीच में नहीं करना चाहती। तो आपकी इस बुक में वो गिवन नहीं है। क्यों गिवन नहीं है? इसलिए गिवन नहीं है कि जो हमने रेशो कैलकुलेशंस करनी है उसमें ये स्टेटमेंट यूज नहीं होती, इस वजह से इस बुक में इसकी डिटेल नहीं गिवन। आपको मैं नेस्ले वाली स्टेटमेंट से जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है उसमें से निकाल के आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप उसको एक दफा देख सकते हैं। दूसरी जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स है जिसके बारे में कहती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कुछ इस टाइप की होती है, ये नेक्स्ट पेज पे आपके पास गिवन है। रिटेन अर्निंग्स बैलेंस एट जनवरी 1। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स सबसे पहले स्टार्ट होती है कि जिस भी साल की है, सपोज ये 2012 की है, तो यकम जनवरी 2012 को कंपनी के अकाउंट में कितनी रिटेन अर्निंग्स थी। अब कंपनी के अकाउंट में कितनी रिटेन अर्निंग्स थी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी के अकाउंट में कितनी रिटेन अर्निंग्स थी, इसका मतलब जो है वो ये है कि अगर जैसे 2012 का साल शुरू हुआ है तो साल के शुरू में बैंक अकाउंट में जैसे बैलेंस पड़ा होता है ना कि इस बंदे के पास इतना बैलेंस सेविंग्स में पड़ा हुआ है। इसी तरह कंपनी के सेविंग्स अकाउंट में जो अमाउंट पड़ी होती है साल के पहले दिन, ये वो वाला बैलेंस है, रिटेन अर्निंग्स बैलेंस एट January 1, 2012। वो अज्यूम किया हुआ उन्होंने कि कंपनी के पास इतना सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ था जो उन्होंने रिटेन किया हुआ था कि हम अगले साल इसको दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ये वो वाली अमाउंट है। फिर उस साल 2012 के दौरान जितना नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया आफ्टर टैक्सेस 231। अब ये 231 कहाँ से आया है, ये मैं आपको ऊपर इनकम स्टेटमेंट से दिखाती हूँ। अगर ये उसी कंपनी की है तो इट शुड बी इन द इनकम स्टेटमेंट। यहाँ गिवन होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इनकम स्टेटमेंट, ये आप लोगों ने पहले पढ़ी ही हुई है। इसमें ये नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की अमाउंट 231। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 231, यही वाले 231 की अमाउंट जो है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में यूज हुई है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब साल शुरू हुआ था तो कंपनी के अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे, फिर उस पूरे साल में कंपनी ने प्रॉफिट कितना अर्न किया वो हमने उसमें ऐड कर दिए। मैं इसको एक्सेल में आपको करके भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल रिटेन अर्निंग्स बैलेंस, आपको ये एक्सेल शीट शो हो रही है? नहीं हो रही होगी। नहीं हो रही है ओके, मैम जस्ट बुक की शो हो रही है। मैं एक्सेल ओपन करती हूँ। ओके, तो रिटेन अर्निंग्स बैलेंस एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, या फिर आप चाहें तो इसको 1 जनवरी भी लिख सकते हैं।
तो सपोज उसका बैलेंस था 1012, ये लास्ट ईयर के एंड पे हमारी जो बैलेंस पड़ा होता है कंपनी के अकाउंट में, उसको अगले साल का स्टार्टिंग बैलेंस कहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2012 के साल में जितना प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया, उसमें टैक्सेस पे करने के बाद जो बाकी बचा वो 231 है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसको हम कह देते हैं टोटल। टोटल में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास इस साल के एंड पे टोटल अमाउंट मौजूद है 1243। इसमें से हमने माइनस करने हैं डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स में सबसे पहले हमें पता है कि हम प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देते हैं, तो प्रेफर्ड डिविडेंड्स लिख देते हैं, और उसके बाद हम कॉमन शेयर होल्डर्स को लिख देते हैं डिविडेंड्स। तो मैं यहाँ कॉमन शेयर्स डिविडेंड्स लिख देती हूँ। अब दोनों को हमने डिविडेंड्स देने हैं, और मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि प्रेफर्ड वालों को हमने $10 दिए हैं और कॉमन वालों को 98 दिए हैं। ये अजम्पशन है बस। अब इन दोनों को हम इस टोटल में से माइनस कर लेंगे। ये हमारे पास टोटल इनकम में थी, इसमें से हमने ये और ये डिविडेंड दे दिए हैं अपने प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को और कॉमन शेयर होल्डर्स को। तो जो बाकी बच गया है 1135, ये हमारी रिटेन अर्निंग है एट द एंड ऑफ द ईयर। बस इतनी सी हमारी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग जो है वो स्टार्ट होती है रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, कि जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो आपकी कंपनी के सेविंग अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे, प्लस उस साल आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया आफ्टर टैक्स, उसकी अमाउंट, और ये इनकम स्टेटमेंट में से हमने ली। उसके बाद जनाब उन दोनों को ऐड कर दिया हमने, रिटेन अर्निंग जो स्टार्ट में थी और उस साल जितना प्रॉफिट हमने अर्न किया, उन दोनों को टोटल करके वैल्यू निकाली। उस वैल्यू में से फिर हमने डिविडेंड्स पे किए प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को भी और कॉमन शेयर होल्डर्स को भी, और डिविडेंड माइनस करने के बाद जो इनकम हमारे पास बची, हमने उसको अपना ईयर एंड पे जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस है वो कह दिया, यूं कह दिया कि कम साल खत्म हो गया है, उस टाइम कंपनी के अकाउंट में जितने पैसे पड़े होंगे वो उसकी उस साल की रिटेन अर्निंग्स कहलाएंगी। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्लियर हो गया सारा और मुमताज? यस मैम। ओके, तो हम वापस बुक की तरफ आते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी होगी और स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी इस बुक में जो कि गिवन नहीं है, तो मैं वो आपको नेस्ले की या किसी के सर्च करके दिखा दूंगी, आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। लेकिन वो चूंकि इतना ज़्यादा यूज नहीं होती, इस वजह से आपको उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। थर्ड फॉर्म ऑफ फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये बताती है कि एक कंपनी के कैश में पूरे साल के दरमियान जो चेंजेस आई हैं वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से शो होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो पर्पस है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये बताती है कि अगर कंपनी के पास साल के शुरू में 100 रुपीज थे या $100 थे, और जब साल खत्म हुआ तो उस टाइम कंपनी के पास $500 थे इन कैश, तो ये 100 से 500 कैसे हुआ? ये 100 से 500 तक जाने में कौन कौन सी एक्टिविटीज थी या कौन कौन से कामों पे पैसा खर्च हुआ और पैसा कहाँ कहाँ से आया, 100 से 500 तक हम कैसे गए, या एक साल के दौरान कैश में चेंजेस किस तरह से आई, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का काम है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, या इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज। तो ये तीनों हिस्से मिलके ये
कंपाइल करते हैं कि हम इस 100 से 500 तक कैसे पहुंचे। अब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या बताता है? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लिखते हैं कि हमारी कंपनी में फाइनेंस या मनी कौन कौन से सोर्सेज से आई है, किसने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहीं से लोन लिया है, मैं कहती हूँ 1000 रुपीज का हमने लोन लिया है, और उसके बाद ये जस्ट अजम्पशंस हैं, प्लस हमारे मजीद शेयर्स को सेल हुए हैं, 100 रुपीज के शेयर्स और सेल हो गए हैं, प्लस प्लस किसी ने हमारा उधार वापस करना था तो बहुत बड़ा, तो उसने वापस कर दिया। सपोज उसने हमसे 500 का लोन लिया हुआ था, वो रिटर्न कर दिया है। तो ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं, लोन ये वाला इसमें नहीं आता। इसमें सिर्फ ये आता है कि क्या हमने शेयर्स सेल किए हैं अपने, या किसी से कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या उधार लिया है। तो वो दोनों चीजें जो है वो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगी। फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये आता है कि अब ये जो कैश हमारे पास मौजूद था उसको हमने इन्वेस्ट किस किस चीज में किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एक नया घर खरीदा है, या नई फैक्ट्री खरीदी है, घर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, चले हमने नई फैक्ट्री खरीदी है, 400 रुपीज हमने उसमें लगाई है, और हमने एक न्यू गाड़ी भी ली है तो $100 हमने उस पर खर्च किए। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जब आप किसी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से जो कैश उस पर खर्च होता है उसको हम आउटफ्लो कहते हैं, या वो माइनस होता है। और जो समटाइम जरूरी नहीं है कि हम कैश को फिक्स्ड एसेट परचेज करें, हम पहले वाला को फिक्स्ड एसेट सेल भी कर सकते हैं। तो जब हम पहले वाला को फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं तो वो कैश इनफ्लो होता है, और जब कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो कैश आउटफ्लो होता है। तो ये कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ये मतलब है कि कौन सा फिक्स्ड एसेट हमने सेल किया है या परचेज किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है कि हमने अपनी कंपनी में जो पैसा जनरेट किया है वो कहाँ से किया है। और जो थर्ड वन है कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ये डेली एक्सपेंसेस और डेली जो खर्चे हम करते हैं वो सब कुछ इसमें लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी थी, हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने थे, ये सारी चीजें हमने इसमें लिखनी है। लेकिन अल्टीमेट पर्पस जो है वो इसका ये होता है कि हमने उनको ये बताना है कि हम 100 से 500 तक कैसे पहुंचे हैं। जैसे अभी तक 1100 हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू जनरेट किया था मींस हमने लोन लिया था, ये शेयर्स सेल किए थे। ये 500 हमने इन्वेस्ट कर दिया है, बाकी बच्चे कितने 600, और 600 में से 100 मैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज पे लगा रही हूँ। तो अब 1100 हमारे पास टोटल जनरेट हुआ था, उसमें से 500 और 600 हमने खर्च कर दिया है, तो उसमें से बाकी 500 बचा है जो हमारा ईयर एंड पे अकाउंट में शो हो रहा है कि हमारे पास 500 रुपये पड़े हैं। तो अब स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और ये वाला कैश डिफरेंट है। रिटेन अर्निंग्स ये वो अमाउंट है जो हम अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, लेकिन ये कैश जरूरी नहीं है कि सारे का सारा सेविंग अकाउंट में पड़ा हो या सिर्फ यही पड़ा हो। इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस हो सकता है। रिटेन अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंट हो सकती हैं, और ये कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड ये भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो डिफरेंट है, और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स डिफरेंट है। लेकिन अल्टीमेटली अभी भी मैंने इसको वैसे वाला शायद एक्सप्लेन नहीं किया जैसा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को किया था। उसकी रीजन ये है कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने फर्दर यूज करना है इन रेशियो एनालिसिस। ये बाकी दो तीन स्टेटमेंट्स जो हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये चीजें रेशियो एनालिसिस में यूज नहीं होती, इस वजह से इनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इतना। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। सब कुछ समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। वजीहा, आपने लास्ट लेक्चर सुना है? मैम जो आपने सेंड किया था। जी। यस मैम। तो उसकी समझ आ गई सारी? कोई क्वेश्चन उसमें? यस मैम। नो मैम। तो उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो आप बताएंगे जरा मुझे? यस
क्या होती है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आपने लेक्चर सुना है ना वजीहा? यस मैम। बताएं, नोट्स टू फाइनेंशियल मैम स्टेटमेंट्स क्या होते नोट्स ऑफ हैं? नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये मैंने उस लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ बड़ा डिटेल से। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होते हैं कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज बनाती हैं एनुअली, सपोज इनकम स्टेटमेंट बनाई है, बैलेंस शीट बनाई है, या आगे वाली तीनों स्टेटमेंट्स बनाई हैं, तो उसमें हर वैल्यू के साथ एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर ये एक्सप्लेन करता है कि ये वैल्यू कैलकुलेट कंपनी ने कैसे की है, कहाँ से वैल्यूज आई हैं और कहाँ से नहीं आई। ये सब कुछ कंपनीज जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद उसके नीचे हेडिंग देती हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिटेल्स लिखी होती हैं कि ऊपर वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं ये बनी कैसे हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है, हमने इस सेक्शन में क्यों डाली है। ये सारी चीजें नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं। आप एक दफा लास्ट लेक्चर सुन लेंगे तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएंगी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कंसोलिडेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब होता ये है कि जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल केएफसी ले लें, कोका कोला ले लें, पेप्सी ले लें, तो वो बहुत सारे कंट्रीज में है। अब हर कंट्री अपने लिहाज से उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है कि पूरे साल हमारे इस कंट्री में कितनी सेल हुई, हमारे एक्सपेंसेस क्या थे और वगैरह वगैरह। हर कंट्री जो है अपनी अलहदा इनकम स्टेटमेंट बनाता है। लेकिन ओवरऑल जो मेन ऑफिस है कोका कोला का या पेप्सी का या केएफसी का, वो साल बाद सारी अपनी ब्रांचेस में से उनके इनकम स्टेटमेंट कलेक्ट करते हैं और एक कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान से जो उन्होंने ली वो करेंसी पाकिस्तानी रुपीज में थी, उसकी इनकम स्टेटमेंट्स पाकिस्तानी रुपीज में बनी हुई थी। इंडिया से जो ली उसकी स्टेटमेंट जो है वो इंडियन रुपीज में बनी हुई थी। यूएई से जो ली उनकी स्टेटमेंट जो है वो रियाल्स की फॉर्म में बनी हुई थी। तो इन सब को एक जगह पे कंबाइन करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उनकी करेंसी सेम नहीं करते। तो इसके लिए जरूरी होता है कि इनको कंसोलिडेट करने का मतलब होता है किसी एक जगह पे इकट्ठा करना या मर्ज करना। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफरेंट जो कि डिफरेंट कंट्रीज की हैं और डिफरेंट करेंसीज में हैं, उनको किसी एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप उनकी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे। तो मोस्टली ये होता है कि आप जो भी वो हैं, जिस भी कंट्री में हैं, आप उस कंट्री की इनकम स्टेटमेंट को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डॉलर्स जो है वो इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है। तो सारे कंट्रीज अपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट को डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन डॉलर का रेट क्या होगा? अब डॉलर का रेट जो पाकिस्तान में चल रहा है, डॉलर टू पाकिस्तान रुपीस की कन्वर्जन का, वो और है। इसी तरह और वो चेंज होता रहता है। आपको पता है हर रोज खबर आ रही होती है कि $8 का रेट ये है, $8 का रेट ये है। तो किस रेट पर ये कन्वर्जन हो, ये कंपनीज कैसे डिसाइड करती हैं आपके ख्याल में? सारा बताइए। सारा क्वेश्चन ये है कि सपोज केएफसी है, केएफसी ने अपनी इनकम स्टेटमेंट पहले बनाई पाकिस्तान रुपीज में। अब उसने केएफसी की जो अपनी पाकिस्तानी इनकम स्टेटमेंट है उसको मेल हेड ऑफिस भिजवाना है, और उन्होंने कहा है कि आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके भेजें। तो डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए वो कौन सा कन्वर्जन रेट लगाएगी? सारा, यस मैम। आपने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना? मैम सुने। तो कोई आंसर करें। आप कोई भी रैंडम आंसर जो आपके माइंड में आ रहा है, कौन सा कन्वर्जन रेट हो सकता है? नो? यस मैम, कोई समझ नहीं आ रही।
तो बेसिकली जो ईयर एंड पे जिस साल 31 दिसंबर को जो डॉलर का रेट चल रहा होता है वो रेट अप्लाई किया जाता है, चाहे पूरे साल में डॉलर का रेट जो मर्जी चलता रहे। सपोज पाकिस्तान में डॉलर जो है वो पिछले दिनों कहाँ तक गया है, 120 तक भी गया है और आजकल नीचे आया हुआ है। तो कौन सा रेट अप्लाई होगा? वो वाला रेट अप्लाई होगा जो ईयर के एंडिंग डेट पे करेंसी का रेट था, जो डॉलर की कन्वर्जन का रेट था, वो वाला रेट अप्लाई होगा। उस रेट के अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट जो कि पाकिस्तान रुपीस में बनी हुई थी उसको डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद उसको पेरेंट कंपनी को या हेड ऑफिस को भेजा जाता है। और इस मेथड को करंट रेट मेथड या ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। ओके, अब समझ आइए सारा। यस मैम, आ गई ये समझ। मुमताज। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मेन, जिसके लिए हम सारी बेस बनाते फिर रहे थे, जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे थे, वो है फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करने का। अब फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं वो क्यों कैलकुलेट की जाती हैं, इसकी रीजन क्या है और उसके यूज क्या है, पहले इस पे हम बात करते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज इसलिए कैलकुलेट की जाती हैं कि सपोज आपके पास एक कंपनी की 4-5 साल की इनकम स्टेटमेंट पड़ी है और आपने डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इनकम स्टेटमेंट में आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज बिलियंस ट्रिलियंस मिलियंस में नजर आ रही होंगी। उसको देख के आप इतना इजीली डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं और आपके पास नंबर्स की बजाय परसेंटेज आना शुरू हो जाती है कि इस कंपनी के रेवेन्यूज हर साल इतने परसेंट इंक्रीज हो रहे हैं या हर साल इतने परसेंट डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आपको डिसीजन करने में ज्यादा आसानी होगी बजाय इसके कि आप नंबर्स देखते जाएं। इसी तरह सिर्फ रेवेन्यू के केस में ऐसा नहीं होगा, कॉस्ट की भी परसेंटेजेस होती हैं, मतलब रेशियोज कैलकुलेट की जाती हैं। फिर उसी तरह एसेट्स को जब हम परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं कि इस कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो इनको एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, अगर आपके पास ये रेशियो फॉर्म में या परसेंटेज फॉर्म में आए तो डिसीजन लेना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू अगर आपके सामने बड़ी बड़ी नंबर्स और फिगर्स लिखी हुई हैं। तो वो लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल रेशियोज को देखने में। क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड होते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को लोन देना चाहते हैं या कंपनी जिनसे लोन मांगती है वो कंपनी से पहले कहते हैं कि अपना रेशियो एनालिसिस दिखाएं, आप दिखाएं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हम सोचेंगे कि हम आपको लोन दें या ना दें। क्रेडिटर्स के अलावा जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट होती है या शेयर होल्डर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं ये देखने में कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, और वो स्टेटमेंट्स की बजाय रेशियो एनालिसिस या परसेंटेजेस उनको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करती हैं कि हमारी कंपनी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं ऑफ रेशियो कंपैरिजंस, लेकिन ये मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छी तब समझ आएगी जब आप एक दफ़ा रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद इन टाइप्स की समझ आएगी। लेकिन ब्रीफली एक दफ़ा मैं बता देती हूँ कि जब भी कोई रेशियो कैलकुलेट की जाती है, सपोज हमने एक रेशियो कैलकुलेट की है कि एसेट टू लायबिलिटीज रेशियोज, इस कंपनी का लोन कितना है और इस कंपनी के अपने एसेट्स कितने हैं, एक ये रेशियो है। तो इस रेशियो का आंसर अकेला आपको कुछ नहीं बता सकता कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, जब तक आप उस रेशियो का कंपैरिजन नहीं करते पिछले सालों के साथ या फिर अपने उसके कंपनी के कंपेटिटर्स के साथ। फॉर एग्जांपल कंपनी की रेशियो एसेट्स टू लायबिलिटीज आ गई है 2, उसका आंसर 2 आया है रेशियो का, कैसे आया है वो हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का रेशियो एनालिसिस का आंसर आ गया 2, तो अब 2 से आपको वैसे कुछ समझ नहीं आता कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, आप ये अज्यूम नहीं कर सकते जब तक आप उस रेशियो को कंपेयर नहीं करते
अपने कंपेटिटर्स के साथ। अगर आपके कंपेटिटर्स की रेशियो सपोज 3 है तो इसका मतलब है वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, उनका लोन कम है और उनके एसेट्स ज्यादा है। लेकिन अगर उनकी, फिर आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं रेशियो को कि हम अपने कंपेटिटर्स से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। खाली एक रेशियो आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती जब तक आप उसका कंपैरिजन नहीं करते। अब कंपैरिजन जो है वो कंपेटिटर्स के हाथ साथ हो सकता है, कंपैरिजन इंडस्ट्री की एवरेज के साथ हो सकता है, और कंपैरिजन पिछले गुजरे हुए सालों के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इस साल हमारी एसेट्स टू लायबिलिटीज या लोन की रेशियो ये है, उससे पिछले साल ये थी, उससे पिछले साल ये थी, और उससे पिछले साल ये थी। तो वहां से आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि अच्छा ये रेशियो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है। अगर रेशो डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है हमारी परफॉर्मेंस बुरी होती जा रही है। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो ही आपको रेशियोज को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो यही कंपैरिजन की वो टाइप्स बता रहे हैं कि ये कंपैरिजन दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन या एनालिसिस कहते हैं, और दूसरे को हम टाइम सीरीज या फिर हाँ टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। अब जो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में जैसे मैंने कहा कि आप अपने कंपेटिटर्स के साथ शेयर्स को, सॉरी कंपेटिटर्स के साथ रेशियोज को कंपेयर करते हैं। अब किस कंपेटिटर के साथ आप अपनी रेशियोज को कंपेयर करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप किसको अपना कंपेटिटर मानते हैं, या आपकी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी कंपनी किसकी है। आप एक बेंचमार्क बना लेते हैं कि ये वाली कंपनी, ये वाला कंपटीटर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड है या ये हमारे लिए बेंचमार्क है। हम इसके साथ अपने रेशियोज को कंपेयर करेंगे। हमारे रेशियोज इसके जितनी अच्छी होनी चाहिए तो हम कहेंगे हमारी अच्छी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अदरवाइज हम कहेंगे कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो मैंने कहा था कि या तो आप कंपेटिटर्स के साथ अपनी रेशियोज को कंपेयर करते हैं, या फिर आप इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करते हैं। अब इंडस्ट्री एवरेज जो है वो कहाँ से आएगी या वो क्या होती है, तो इंडस्ट्री एवरेज जो है वो मोस्टली कैलकुलेट स्टॉक एक्सचेंज करता रहता है। इंडस्ट्री मींस या तो फूड इंडस्ट्री होगी, या क्लॉथ इंडस्ट्री होगी, या गारमेंट इंडस्ट्री होगी, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री होगी। तो हर इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज होती हैं उन सब की रेशियोज की एवरेज निकाली जाती है, और इसके और वो इस और इन रेशियोज को किसी एक जगह पे कंपाइल किया जाता है। उसके लिए डिफरेंट डाटा बेसिस हैं। ये कुछ डाटा बेसिस जिनके डिफरेंट नाम है, जैसे पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज की डेटाबेस है, उस पे आपको हर इंडस्ट्री की इंडस्ट्री एवरेजेस मिल जाएंगी, या इंडस्ट्री रेशियोज की एवरेजेस मिल जाएंगी हर इंडस्ट्री की। तो क्रॉस सेक्शनल में दो तरह के कंपैरिजन किए जाते हैं, विद कंपेटिटिव एंड विद इंडस्ट्री एवरेज। और जो टाइम सीरीज एनालिसिस है, उस टाइम सीरीज एनालिसिस में ओवर द ईयर क्या चेंजेस आ रही है, 2016 में क्या था, 2017 में रेशियो क्या थी, 2018 में क्या थी, 2019 में क्या थी, 2020 में क्या थी। अपनी ही कंपनी की पिछले 5 सालों की रेशियोज का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल में कंपेटिटर्स के साथ या इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं, और टाइम सीरीज में अपनी ही कंपनी के पिछले गुजरे हुए सालों के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो उसको टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। लेकिन कंपनीज मोस्टली कंबाइंड एनालिसिस करती हैं। कंबाइंड एनालिसिस मींस वो अपनी कंपनी के गुजरे हुए सालों के साथ भी कंपैरिजन करती हैं, जिसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं, और दूसरी कंपेटिटर्स या इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ भी कंपैरिजन करती हैं, जिसको हमने क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहा था। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं रेशियो एनालिसिस को यूज करने की, लेकिन ये क्वेश्चंस रेशियोज पढ़ने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो जरा ज्यादा क्लियर होगा एज कम्पेयर टू कि मैं आपको अभी ये क्वेश्चंस पढ़ाना शुरू कर दूँ। फिर है कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, ये नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन मैं एक एक रेशियो आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और साथ ही हम कैलकुलेट करते जाएंगे, तो ही ये समझ आएंगी, अदरवाइज ये समझ नहीं आएंगी। और हमारा जो टर्म प्रोजेक्ट है या इस सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है वो भी रिलेटेड है टू फाइनेंशियल रेशियोज।
तो जैसे ये फाइनेंशियल रेशियोज कंप्लीट होगी, मैं प्रोजेक्ट आपको दे दूंगी और 1 वीक का टाइम दूंगी, जिसमें आपने ये सारे एनालिसिस करने होंगे, रेशियोज भी कैलकुलेट करनी होंगी, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी करने होंगे, एंड टाइम सीरीज एनालिसिस भी करने होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सब कुछ समझ आ गया? मैम जितना पढ़ाया उतना तो समझ आएगी है। आइए, लेकिन आपने पिछला लेक्चर, मैंने आज इसीलिए सोचा कि मैं आपकी क्लास ले लेती हूँ, ताकि एटलीस्ट जो कुछ आप लोग क्लास में सुने वो तो सुने ना, रिकॉर्डेड तो आप बिल्कुल ही नहीं सुनते। अटेंडेंस मैंने लगा ली है। वजीहा, आप लास्ट क्लास में थी? मैम कल वाली में परसों क्लास हुई थी। यस मैम थी। ओके, आपका मुझे याद नहीं आ रहा था, बाकियों की अटेंडेंस तो मैंने लगा ली है। रिजा जो रात को इतने जोरों शोर से पूछ रही थी कि क्लास होगी, वो आई नहीं क्लास के लिए। तो घर बैठ के तो आप लोग क्लास ले सकते हैं ना, उसमें क्या मसला है? वजीहा, कैसी तबीयत है आपकी? मैम मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपने छुट्टियां कराई हैं, आपको पता है? रियली मैम? हाँ ना, वरना हम तो शायद को ही ऑफ देने का सोच रहे थे, अगर आप सिस्टर की कॉल ना आती तो। यस मैम, बुखार ही नहीं उतर रहा था मेरा। और शायद की तबीयत कैसी है? किसी की शायद से बात हुई है? यस मैम बेहतर है वो, अभी रूम में ही क्वारंटाइन है अपने। ठीक है।